तो आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम बात कर रहे हैं लगातार संसद में ये जो टकराव बना हुआ है महिला आरक्षण को लेकर के, क्या ये सरकार दूर कर पाएगी, क्या ऑपोजिशन इसमें साथ देगा? अभी तक ऑपोजिशन की तरफ से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। इनफैक्ट अभी हम आपको दिखा रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे जी की एक छोटी सी बात जो हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी से उन्होंने की। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन पूरा विरोध में है इस तरीके से डिलिमिटेशन करने के महिला आरक्षण के नाम पर, और हम इंटैक्ट हैं, हमारे यहाँ कोई टूट इस पर नहीं है और हम इसके विरोध में ही वोट करेंगे। लेकिन क्या सरकार इसके अलावा भी कोई और बीच का रास्ता तलाश सकती है? इस पर एक अपडेट हम लेंगे, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन कल प्राइम मिनिस्टर ने और होम मिनिस्टर ने जो जवाब दिए उसमें उसके एक मैं आपको हिस्सा सुना देता हूं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल ये कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, यह हमारी कमिटमेंट है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मैं इसके लिए गारंटी शब्द, वादा शब्द या कोई और शब्द जिससे भी संतोष होता हो अपोजिशन को, वो इस्तेमाल करके ये बात कहने के लिए तैयार हूं। ये बात वो संदर्भ में कह रहे थे कि किसी राज्य के साथ कोई सीटें कम या कम बढ़ें तो वैसा कोई नुकसान उसका नहीं हो। सुने। दक्षिण हो, उत्तर हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, छोटे राज्य हो, बड़े राज्य हो, मैं आज एक जिम्मेवारी से कहना चाहता हूं कि निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगी। ये निर्णय प्रक्रिया किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी। भूतकाल में जो सरकारें रही और जिनके कालखंड में जो परिसीमन हुआ और जो अनुपात उस समय से चला आ रहा है, उस अनुपात में भी कोई बदलाव नहीं होगा और वृद्धि भी उसी अनुपात में होगी। अगर गारंटी शब्द चाहिए तो मैं गारंटी शब्द उपयोग करता हूं। वादा की बात करते हो तो मैं वादा शब्द उपयोग करता हूं। अगर तमिल में कोई अच्छा शब्द हो तो वो भी मैं बोलने के लिए तैयार हूं। क्योंकि जब नियत साफ है तो फिर शब्दों का खेल करने की हमें जरूरत नहीं है जी। तो ये प्रधानमंत्री ने इस पर अपनी प्रतिबद्धता और कमिटमेंट दिया उन्होंने कि किसी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, जो अनुपात अभी है राज्यों का वही अनुपात बना रहेगा। इसको फिर होम मिनिस्टर ने उदाहरण के साथ कल समझाया कि इस स्टेट का अभी इतना परसेंटेज रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा की टोटल सीटों में, आगे भी वो उतना ही रहेगा। फिर उन्होंने सारी सदर्न स्टेट्स का बताया और फिर टोटल साउथ का जो रिप्रेजेंटेशन है उसकी भी उन्होंने बताया कि इतना फिगर जो है इसमें कोई बदलाव नहीं होने जा रहा। और वो बात सही है, क्योंकि हमने भी एक परसों हम लोग जब बात कर रहे थे तो लग रहा था कि शायद कुछ परसेंटेज या 1% कुछ परसेंट नीचे चला जाए। उसमें कंफ्यूजन ये था क्योंकि बिल में लिखा हुआ है 850 सीटें बढ़ के हो जाएंगी, वो एक्चुअली 850 आउटर लिमिट है। कल ये पता चला चर्चा के दौरान, एग्जैक्ट सीटें जो बढ़ेंगी वो होंगी 816। तो जब आप 816 से और आज के 543 में इनके बीच में तुलना करेंगे तो एग्जैक्ट अनुपात रहेगा, कोई नुकसान किसी राज्य का नहीं होने जा रहा बिल्कुल भी। हाँ, तो इसलिए कोई ये बात बिल्कुल सही है जो वो कह रहे हैं। 550 है राउंड अप। जी हाँ, तो किसी के प्रोपोर्शन में कोई कमी नहीं होने जा रही है किसी भी राज्य के। तो ये बात तो, ये आरोप तो गलत है। खैर, डिलिमिटेशन वगैरह सब अपनी बात जो है वो दूसरी बात जो है वो हो सकती है। तो लेकिन अगर तो ये एक बड़ा विरोध जो है सर, ये तो गिर जाता है ना कि किसी राज्य का नुकसान हो रहा है इसमें। सर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि अमित शाह जी होम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं, उनकी बात पे अविश्वास करने की कोई बात नहीं है। लेकिन संसद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट से चलती है और कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं उस पर कोई सवाल नहीं कर रहा जी। जो होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छे से कल साहब प्रियंका जी के बाद में जवाब दिया था, मैंने सुना, बहुत दमदार तरीके से उस बात को रखा। लेकिन जो बात सरकार कह रही है वो बिल में क्यों नहीं है? अच्छा, ये है असली सवाल। अब और इसी पर विपक्ष कह रहा है सरकार की तैयारी बिल से होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट सरकार का बिल से होता है। सर अभी क्या कोई अपडेट है? क्या सरकार और ऑपोजिशन के बीच कोई बातचीत हो रही है? क्या कोई मिडिल वे फाउंड करने का चली रही होगी बात? दिख रहा है कोई तरीका? हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी देवेंद्र, कोई अपडेट है?
सर अपडेट अभी ये है कि अभी तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो विपक्ष की तरफ से तीनों ही बिल को लेकर बिग नो आ चुका है। मतलब सरकार के बिल के साथ वो नहीं है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद अपोजिशन का जो अपना स्टैंड है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। अब उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि अब तीनों ही बिल का गिरना वो अपोजिशन अपने हिसाब से उसको गिराना चाह रहा है। सरकार के सामने अब ऑप्शन क्या बच जाता है? पहला ऑप्शन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसमें सरकार के पास नंबर कम है उसको वो छोड़े या वो गिरेगा। दूसरी चीज की डीलिमिटेशन कमीशन को लेकर सरकार निश्चित तौर पे, क्योंकि उसके लिए साधारण बहुमत से उसको पास कराया जा सकता है, तो उस पर आगे बढ़ सकती है। वो एक विचार चल रहा है। और पहले वाले बिल के संदर्भ में कि महिला आरक्षण को लेकर जो संख्या बढ़ाने वाली बात है वो अगर गिर रहा है तो वहां पर सत्ता पक्ष की रणनीति ये है कि फिर जनता के बीच जाया जाए। उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह को लेकर डिस्कशन ऑलरेडी चल रहा है। और डीलिमिटेशन कमीशन वाले को लेकर क्योंकि वो साधारण बहुमत से पास हो सकता है सौरभ, उस पर एक थिंकिंग चल रहा है कि उसको पास करा लिया जाए। उसमें अड़चन ये है कि अभी जो बिल रखा गया है वो जो 850 के हिसाब से जो स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात है उसके हिसाब से उसको रखा गया है, वो नहीं पास हो सकता। क्योंकि आप पहला ही बिल आपका पास नहीं हो रहा है तो दूसरा उससे जो लिंक्ड है उसका कोई मतलब नहीं। तो उस कंडीशन में सरकार 2023 का जो कानून है जिसको कल नोटिफाई कर दिया गया कल रात में, उसके आधार पर डीलिमिटेशन को लेकर एक बिल आ सकती है। वो एक अमेंडमेंट होगा उसमें, क्योंकि उसमें यह था कि जो लेटेस्ट सेंसस होगा उसके आधार पर, जबकि अब सरकार ये कर सकती है कि 2011 वाले सेंसस के आधार पर डीलिमिटेशन का बनाया जाएगा, उसके लिए एक बिल लेके आ सकती है। मतलब एक अमेंडमेंट बिल आ सकता है, वही एक ऑप्शन बच जाता है क्योंकि वो साधारण बहुमत से पास हो सकता है। इस पर सरकार के भीतर टॉप लेवल पे अभी चर्चा चल रही है कि क्या इस काम को कराया जाए, और अगर इसे कराया जाएगा तो अपोजिशन के विरोध के बावजूद सरकार को बिल पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन क्या वो काम भी आज मुमकिन है? हाँ, निश्चित तौर पर उसमें कोई बहुत समस्या वाली चीज नहीं है। सिर्फ एक अमेंडमेंट लेके आना होता है और क्योंकि सरकार के सभी लोग ऑलरेडी पार्लियामेंट में मौजूद हैं तो उसमें कोई बड़ी अड़चन वाली चीज नहीं है। तकनीकी तौर पर भी नहीं है और उसको व्यवहारिक तौर पर भी आप देखें तो उसमें नहीं है। और कल रात वाला जो नोटिफिकेशन था सौरभ, वो नोटिफिकेशन उस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। उसमें यह था कि 2023 में जो कानून पार्लियामेंट ने जो पास किया और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद वो एक्ट बना, लेकिन वो एक्ट उसमें ये लिखा गया था कि ये इम्प्लीमेंट तब होगा जब सरकार कोई एक तिथि नोटिफाई करेगी। और हम सभी जानते हैं कि कोई भी कानून जब तक नोटिफिकेशन नहीं होता तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं हो सकता, वो अमल में नहीं आता। उस कानून का 2023 वाले कानून का कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ था। जब उसका ही नोटिफिकेशन नहीं हुआ था मतलब ये कि वो कानून अमल में नहीं आया, तो फिर अमेंडमेंट किस बात का। तो उस लिहाज से कल वो नोटिफाई भी कर दिया गया। मतलब अब वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसमें आप डिलिमिटेशन को लेकर एक हिस्सा अमेंड किया जा सकता है कि डिलिमिटेशन का आधार जो मौजूदा सेंसस, मतलब अभी जो सेंसस हो रहा है वो ना हो, बल्कि 2011 का जो सेंसस है उसके आधार पे किया जा सके। तो दो बातें देवेंद्र आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा और क्लैरिटी के लिए आपसे दोबारा पूछ रहा हूं। एक तो ये कि जो संविधान संशोधन मुख्य जो बिल है वो उसके नंबर्स फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे, सरकार के पास तो नहीं है, ऑपोजिशन साथ उसमें नहीं देना चाह रहा, तो वो बिल हो सकता है पास ना हो पाए। डिलिमिटेशन बिल में जिसमें वो 850 संख्या मेंशन्ड है, तो वो उस बिल में से वो 850 वाला पोर्शन हटा दिया जाए और उसको 2011 के सेंसस से लिंक कर दिया जाए। इतना अमेंडमेंट उसमें मूव करके सरकार उसको पास करा सकती है। ये आज काम हो सकता है, यही आप बता रहे थे? ये एक, हाँ बिल्कुल सर, ये एक विंडो है जिस पर सरकार इस काम को करा सकती है और उसमें उसको अपोजिशन के नंबर्स की उस रूप में जरूरत नहीं है। अब सरकार के भीतर अभी तक जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं सौरभ, से थोड़ी देर पहले भी एक बड़ी मीटिंग हुई है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ सरकार के तमाम बड़े मंत्री थे, तो उन सबके बीच इस बात को लेकर मंथन चल रहा है। अंतिम निर्णय मुझे लगता है कि 3 बजे तक हो पाएगा सरकार की तरफ से कि क्या वो इस काम को कर रहे हैं या ऑलरेडी जो तीन बिल रखे गए हैं उनको ही वोटिंग के लिए लेकर जाया जाएगा। अगर वोटिंग के लिए लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि अपोजिशन के रवैये में अभी तक कोई बदलाव नहीं हो, बदलाव के कोई संकेत भी नहीं, वो बिग नो बोला जा चुका है, तो उस कंडीशन में नतीजा आप जानते हैं कि क्या होगा। फिर वो एक पॉलिटिकल लड़ाई ही होगी कि जनता के बीच सत्ता पक्ष जाएगा और वहां पे, क्योंकि अभी चुनाव जहां हो रहे हैं तो वहां पर एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन डिलिमिटेशन वाला एक विंडो अभी है जिस पर शीर्ष स्तर पे चर्चा चल रही है, ऐसे टॉप सोर्सेज से सौरभ जानकारी मिली है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सीटें बढ़ाने पर सरकार अभी फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी, ये जो मौजूदा संख्या है उसी पर आरक्षण मतलब लागू हो, उसकी उस बिल की मंशा ये होगी?
वो विंडो भी अभी सौरभ क्लियर रहेगा कि क्या सिर्फ डिलिमिटेशन के लिहाज से आप इस काम को कर रहे हैं, कि क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वुमेन रिजर्वेशन के बाद ही डिलिमिटेशन किया जाए। तो ज़्यादा संभावना इस बात की रहेगी कि डिलिमिटेशन सिर्फ एक कराया जाएगा, क्योंकि 26 तक हम जानते हैं कि उसको रोका गया था। तो उस कंडीशन में डिलिमिटेशन के लिए एक विंडो खोल दिया जाए एक नए कानून के मार्फत, ताकि 2029 का जब लोकसभा चुनाव हो तो नए सिरे से परिसीमन के बाद उस लोकसभा चुनाव को किया जाए। उसके तकनीकी चीजें क्या क्या ऐड की जा रही हैं, उसके लिए अभी वेट करना होगा। जैसे कि पहले मैंने आपको कहा कि अभी भी मंथन जारी है उस बात को लेकर। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है ये। और इससे सबसे बड़ी बात तो देखिए ये पता लगती है, जो हम नंबर्स की बात कर रहे थे कि नंबर्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कराने के लिए तो सरकार के पास इस वक्त नंबर नहीं है, नहीं तो फिर ये मिडिल वे ढूंढने की प्रयास जो है वो नहीं किए जा रहे होते। सर, मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार इस स्थिति में अभी तो नहीं दिख रहा है आंकड़ा कि वो पास करवा पाएगी। जिस प्रकार के आंकड़े नज़र आ रहे हैं उसमें तो कहीं दूर दूर तक नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि सरकार की यही स्ट्रेटजी हो कि डिलिमिटेशन बिल तो हम अमेंडमेंट के साथ पास कर दें और बाकी ये जो लड़ाई है वो मूलतः राजनीतिक लड़ाई है, सड़कों पे लड़ाई। और ये लड़ाई जो है वो चाहती है कि वो उसे लड़ाई को सड़कों पर है। बंगाल का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, और बंगाल में खास करके महिलाओं का जो वोट बैंक है वो माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहता है। क्या भारतीय जनता पार्टी इस नारे के साथ और इस मुद्दे के साथ उनके वोट बैंक में सेंध लगा सकती है? क्या तमिलनाडु के चुनाव पर और केरला के चुनाव पर, खास करके केरला में भी महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रतिशत है जो सत्ता के साथ अभी खड़ा होता है, क्या भारतीय जनता पार्टी उसे अपनी ओर खींच लाने में संभव हो पाएगा या नहीं संभव हो पाएगा? मुझे लगता है पूरी लड़ाई जो है, यदि ये नहीं पास होता है तो पूरी लड़ाई राजनीतिक हो जाएगी और भारतीय जनता पार्टी इसे सड़कों पर लड़ने के लिए इसे ले जाएगी। ये मेरा अपना आकलन है। दूसरी बात, क्या कभी मैं, हालांकि जिसको कहते हैं ना कि दूर दूर तक इसका अंदेशा नहीं हो फिर भी आप संभावनाएं तलाश करते हैं सुरंग में, तो वही स्थिति है। क्या महिलाएं कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन व्हिप को वायलेट करके इस मुद्दे पर वोट करेंगी महिलाओं के आगे? क्योंकि ये मत भूलिए कि वो जब कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगी तो उनका भी महिलाएं विरोध करेंगी कि आपने महिला बिल आरक्षण पास नहीं होने दिया। आपको अपनी सीटें तो बहुत अच्छी लगती हैं, आप अपने सीट चले जाते हैं, लेकिन जब पूरे महिला एज ए क्लास जब उसकी बात आती है तब आप उसे बैक ट्रैक कर जाते हैं। तो आप अपने हितों की सुरक्षा में ज्यादा चिंतित हैं, महिलाओं के लार्जर इंटरेस्ट को आपने इग्नोर कर दिया है और आप पार्टी लाइन के साथ ज्यादा खड़े हैं, महिलाओं के साथ कम खड़े हैं। जी सर, मुझे इसकी संभावना कम नजर आती है कि सारी महिलाएं इस पे अगर इसी विचार पे जाएंगे तो ओबीसी सांसद भी ये कर सकते हैं कि भाई सारे ओबीसी इकट्ठे करे, बोले कि इसके अंदर विद इन कोटा लेके आए 33% ओबीसी के लिए, क्योंकि हम जब कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे तो हमारे वोटर कहेंगे कि आपको जब सांसद ने भेजा था तो आपने ओबीसी के लिए क्या किया, क्यों आप सारे ओबीसी सांसद इकट्ठे होकर आपने कोटा विद इन कोटा के लिए वोट नहीं किया। तो महिला आरक्षण के लिए जो बात हो सकती है वो ओबीसी के लिए भी, ओबीसी सांसदों के लिए बात उनके वोटर कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि महिला इकट्ठे होकर इतना बड़ा स्टेप उठा लेंगे। यह तय है कि सरकार इस बात को, उसका मतलब ये साफ है कि सरकार इस बात को मान के चल रही थी कि विपक्ष इसका समर्थन नहीं देगा और ये लड़ाई हम सड़क पर लेकर जाएंगे, चाहे फिर तमिलनाडु का चुनाव हो, बंगाल का हो, कुछ अभी 10-11 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला हो, तो सरकार 2029 तक महिला विरोधी विपक्ष को लगातार बताते रहेगी और उसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करेगी। इसका मतलब यह कि सरकार के पास अनुमान था, क्योंकि अगर सरकार ये बिल पास कराने की मंशा से 3 दिन का सत्र बुलाती तो सरकार पहले इस बात की तैयारी करती कि विपक्ष से बात कर लेती, समर्थन जुटा लेती, उसके बाद सरकार ये करती कि हमारे पास है। इसका मतलब सरकार दोनों हाथों में लड्डू थे, पास होगा तो भी क्रेडिट सरकार को मिलेगा और गिरेगा तो भी विपक्ष महिला विरोधी घोषित हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि सरकार इस बात को जानती थी कि इस अमृत मंथन से अमृत तो सरकार को ही मिलना है और जो विष है वो विपक्ष के खाते में जाने वाला है। तो सरकार मुझे लगता है अपने जो एजेंडा है उस पर बराबर बढ़ रही है। अब इस विपक्ष के ऊपर है कि वो जनता को कैसे समझाए, महिलाओं को खासतौर से, कि भाई हम आपके विरोधी नहीं है, हम ये चेंजेस चाहते थे और इसके कारण हमने इस बिल का विरोध किया है। सरकार ये चेंजेस लेकर आ जाए, हम इस बिल का तत्काल समर्थन करने को तैयार है। तो अब क्या सरकार 543 में 33% आरक्षण लेकर आएगी और मुझे लगता है वो इसकी पूरी संभावना है कि सरकार 543 में 33% आरक्षण लेकर इस बार लेकर आएगी। एक बात, महिलाओं में जबरदस्त इसके प्रति उत्साह है और वे आरक्षण
विद इन आरक्षण की बात सोच ही नहीं रहे। यदि मैंने देखिए, वो तो ठीक है, पॉलिटिकल क्लास को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। महिलाओं में उत्साह होता तो बीजेपी 240 पे नहीं टिकती। 543 मैं मुद्दों को लेकर पहली बात तो ये कि उसमें भी वही डिलिमिटेशन करना पड़ेगा, ये संभव नहीं ठीक है, है वो कि तो सीट को पहला अपोजिशन कह रहा है ना। दूसरा मैं क्या कह रहा हूं कि इसको आप जरा इस तरह से देखिए ना कि कोई भी इस पूरे मुद्दे को कोटा विद इन कोटा पे तो बहुत मजबूती से ले ही नहीं जा रहा है। अखिलेश जी ले जा रहे हैं तो ओबीसी से जा रहा है, तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं। असली बात क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि वो जो परिसीमन है वो उनके लिए बड़ा मुद्दा है? असली सवाल समझिए। और अगर वो परिसीमन को बड़ा मुद्दा कह रहे हैं और बावजूद इसके कि उत्तर भारत को सीटें कम मिल रही हैं, दक्षिण भारत को अधिक दे रहे हैं, प्रोपोर्शनेट ज्यादा दे रहे हैं, फिर भी वो खड़े हैं, तो क्या उन पार्टियों को उत्तर भारत में लाभ होने वाला है? ये भी तो बड़ा सवाल है ना। अब वो छोड़िए ना, वो तो देखिए मैं पॉलिटिकल बात ही नहीं कर रहा। ऐतराज हमने समझ, अखिलेश जी ने बड़ा साफ साफ कोरे शब्दों में कह दिया, पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा सीटों को रीड्रॉ करने का हम सरकार को मौका नहीं देना चाहते। सुन लें मेरी बात, वो ये इतना ही है, उसी में है सब कुछ। वो कह रहे हैं 543 पे दे दो, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन रीड्रॉ तो करना ही पड़ेगा ना। आप कुछ भी करेंगे तो रीड्रॉ करना पड़ेगा। आप इस बात को समझिए, ये संभव नहीं है। ऐसा थोड़ी ना कि आज तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ, आज तुम उस कुर्सी पर बैठ जाओ। कोई तो कमीशन बनेगा ना, कोई तो तय करेगा ना, या गिनती उठाएंगे कि चाहे 1 से लेकर और 543 तक हर तीसरा चला जाए। फर्क है ना, उसी स्टेट के अंदर 80 को 120 बनाना और 80 में 40 अलग ढूंढना, फर्क या है, 33 अलग लेकिन ढूंढना। प्रोसेस तो वही रहेगा ना। प्रोसेस वो नहीं है। प्रोसेस तो सेम रहेगा ना। मैं कह रहा हूं उसको भी भूल जाइए। चलिए, ये मैं और आप बहस क्यों करें? तो सारी अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं दे दो इसी में 550 में। कह रहा हूं वो हो जाए, लेकिन मुद्दा अभी वो क्या कह रहे हैं? वो महिला आरक्षण विपक्ष के लिए प्राथमिकता नहीं है, वो परिसीमन पर ज्यादा लड़ रहा है। और महिला आरक्षण में वो मुस्लिम के लिए ज्यादा लड़ रहा है। अगर सरकार के लिए महिला आरक्षण प्राथमिकता है तो 550 पे दे दे। नहीं, अब ये तो सरकार तय करेगी, सरकार सोचेगी। जी सर। आज आपने वो कहावत याद नहीं की इतनी चर्चा के बाद कि मन के लड्डू थोड़े क्यों और थोड़े में तो फीके क्यों? देखिए, दो बातें। एक तो 543 पर यदि ये करना होता तो ये बिल 1996 में पास हो जाता। कल भी मैंने इस चर्चा, वैसे कल ही जो सरकार आज समझी वो कल आप समझ गए थे कि जब आपने पहला इंट्रो कहा और मैंने कहा आप बिल्कुल सही जगह पर हैं कि मैराथन मंथन शुरू हो रहा है, तो वो मैराथन मंथन शाम को खत्म हो जाएगा। तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे इस सरकार को कि कामकाज को। पहली बात, 543 पर अगर ये बिल पास होना होता तो 30 साल नहीं लगते, क्योंकि 543 का मतलब है कि हमारे जो पुरुष सांसद हैं उनकी सीटें जानी है 181, वो उन्हें बर्दाश्त नहीं था, इसलिए 30 साल लग गए। और इसलिए मोदी सरकार ने एक समझदारी वाला फैसला, या जो भी राजनीतिक समझदारी वाला फैसला निकाला। लगे कि पूर्ण बहुमत नहीं था किसी के पास। आज तो मोदी शाह के पास वो पूर्ण तो बहुमत उसमें वन से विरोध था, देवगौड़ा के पास नहीं था, अटल बिहारी के पास नहीं था, मनमोहन सिंह के पास नहीं था। आपकी भी ठीक है, लेकिन इनकी बात भी उचित है वो कि भाई वो यही ऐतराज ही था सभी। बड़ा ऐतराज ये था, ठीक है। दूसरी बात, जो ओबीसी आरक्षण था वो तो कोटा विद इन कोटा वो अलग बात सर। नहीं, वो अलग था, वो लेकिन वो तो मुद्दा ही खत्म कर दिया। इस बार कोई चर्चा ही नहीं कर रहा ओबीसी को लेकर या कोटा विद इन कोटा। तो पहली बात वो है, सीटें बढ़ाई इसलिए गई हैं कि भाई इनकी कम ना पड़े। हाँ, दूसरी टेक्निकल बात मैं एक और करेक्ट कर दूं कि जब यदि 543 सीटों पर ये सरकार तैयार हो, एक तो नया बिल लाना पड़ेगा उसको, बिल्कुल ठीक। पहली बात। दूसरी बात, यदि वो बिल ले आते हैं तो उसमें डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें केवल आपको रोटेशनल फिक्स करना है, डिलिमिटेशन नहीं करना। कॉन्स्टिट्यूंसी तो वहां पर बनी हुई है, लॉटरी निकालना है, केवल लॉटरी निकालना है। और लॉटरी के लिए एक फॉर्मूला होगा कि भाई ये फॉर्मूला है, और वो तो 15 साल का फॉर्मूला है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा पहले कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा, वो तो लॉटरी से ही निकलेगा, उसमें कोई रीड्राइंग नहीं है, रीड्राइंग कोई नहीं है। तो इसलिए 543 में यदि 181 सीट्स को आपको 1/3 रिजर्व करना है तो उसके लिए डिलिमिटेशन की जरूरत है। अभी जो देवेंद्र बात बता रहे थे कि वो इसमें डिलिमिटेशन वाले में कुछ बदलाव करके आज कुछ अमेंडमेंट मूव करके, वो तो वो 2011 वाला कर रहे हैं, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। उसका मतलब क्या यही है कि भाई 3 बिल हम ला रहे हैं तो तीनों के तीनों सरकार, दो तो हम पास सरकार ये नहीं करेगी ना। पास कर लेगी तो फिर तो वही बात होगी कि सरकार की मंशा डिलिमिटेशन की है, महिला आरक्षण बिल की नहीं है। और राजनीतिक समझदारी यदि हिस्ट्री देखें तो वो ये नहीं कहती कि सरकार किसी संविधान बिल को गिराना चाहेगी। वो हो सकता है इस बिल को अमित शाह साहब जब जवाब दे रहे हो तो वो कहेंगे कि हमारे अभी सहमति नहीं बनी है, तो इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज देते हैं, एक बार और विचार होगा, फिर देखते हैं कि अगली बार हो जाए। क्योंकि कोई पॉलिटिकल समझदारी इस बात पर नहीं जाती है मेरे समझ से कि वो सरकार अपने बिल को गिराए। सरकार 543 से बढ़ जाएगी सर। जी देखिए, जो भी बिल जो यहाँ से जाएगा वो सेलेक्ट कमेटी के पास जाएगा, यदि सदन सहमत हो जाता है तो। और जो भी बिल सेलेक्ट कमेटी के पास जाता है, हमको पता है कि 6 महीना 8 महीना उस पर सोचने में विचारने में सांसदों को लग जाता है। दूसरी बात, ये कहने से ये कैसे निष्कर्ष निकल जाता है कि यदि डिलिमिटेशन बिल पास हो जाता है तो इसका मतलब है सरकार जो है वो महिला आरक्षण के पर गंभीर नहीं थी। बिल्कुल इससे नहीं होता है।
इसका तो मतलब ये है कि डिलिमिटेशन पास किया और जो संख्या बढ़ाने की बात थी उस पर जो है वो विपक्ष तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको डर है कि ये लागू हो जाएगा तो उनके लिए खतरनाक हो जाएगा। ये मूलतः विपक्ष जो है वो महिला आरक्षण को लागू नहीं लेकिन करेगा। ये मैं समझना चाह रहा हूं अपोजिशन का नैरेटिव ये है ना delimitation फिर कि आप डिलिमिटेशन पास किस करवाओ। पर्पस के लिए और किस पर्पस के लिए फॉर्मूले करवाओ? पे? हाँ। देखिए किस फॉर्मूले पे? देखिए अभी तो डिलिमिटेशन जो है वो 2011 के फॉर्मूले पर ही लागू कर रहा है ना। लेकिन जब उसमें आप यही क्लियर नहीं कर रहे सीटें बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, तो वो क्या क्या किस चीज का delimitation है? क्या किसको लिमिट मैं करेगा? मैं कह रहा हूं एक मिनट सीटें बढ़ेंगी न बढ़ेंगी अभी कैसे तय कर रहे हैं आप? अभी तो बिल लाया गया है ना, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए आप मान लेते हैं आज गिर जाती है, अरे प्रभु दोबारा भी लिखना होता है कि ये सीट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। सर सुन लीजिए 1 मिनट, डिलिमिटेशन बिल पास कर लेते हैं और दूसरा जो है वो बिल जो है वो उसको तो दोबारा भी तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, दोनों सदनों को पास करना है। प्रधानमंत्री ने देखिए अभी पोस्ट किया है, उन्होंने लिखा है संसद में इस समय नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन पर चर्चा चल रही है। कल रात भी 1 बजे तक चर्चा चली है। जो भ्रम फैलाए गए उनको दूर करने के लिए तर्कबद्ध जवाब दिया गया है, हर आशंका का समाधान किया गया है। जिन जानकारियों का अभाव था वो जानकारियां भी हर सदस्य को दे दी गई हैं। किसी के मन में विरोध का जो भी विषय था उसका समाधान हुआ है। महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है। अब वक्त है देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले। आजादी के इतने दशकों बाद भी भारत की महिलाओं का निर्णय प्रक्रिया में इतना कम प्रतिनिधित्व ये ठीक नहीं है। अब कुछ ही देर में लोकसभा में मतदान होने वाला है। मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, अपील करता हूं, कृपा करके सोच विचार कर पूरे संवेदनशीलता से निर्णय ले, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। तो ये सीधे उन्होंने सारे सांसदों की कॉन्शियंस को अपील कर दिया है कि भाई आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए और वोट कीजिए। जी हां, अब आपके ऊपर है। ये उन्होंने देश के सांसदों को इसलिए सीधी अपील है देश के सांसदों से प्रधानमंत्री की कि इस बिल को पास कराइए। हमने सभी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया है और अब इससे ज्यादा इंतजार नहीं कराया जाना चाहिए देश की महिलाओं को। वो आगे वो ये भी लिख रहे हैं कि लास्ट की 3 लाइनें फिर पढ़ रहा हूं मैं। कृपया करके सोच विचार कर पूरी संवेदनशीलता से निर्णय ले, महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान करें। मैं देश की नारी शक्ति की तरफ से भी सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कुछ भी ऐसा ना करें जिनसे नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। तो यहां वो चेतावनी सी भी दे रहे हैं। और फिर लास्ट में वो लिख रहे हैं देश की करोड़ों महिलाओं की दृष्टि हम सभी पर है, हमारी नियत पर है, हमारे निर्णय पर है। कृपया करके नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संशोधन का साथ दें। तो प्रधानमंत्री ये हम लोग तकनीकी पहलू पर बात, हाँ वो आ गए सीधा। तकनीकी पहलू से राजनीति नहीं चलती है। तकनीकी पहलू सिर्फ एकेडमिक डिबेट के लिए बड़ी अच्छी होती है। अभी देश ये देख रहा है कि एक प्रधानमंत्री पूरी ताकत से महिला आरक्षण देना चाहता है और विपक्ष उसका विरोध कर रहा है। ऐसे ही तो शरद यादव ने विरोध किया था परकटी महिलाओं वाला, ऐसे ही तो मुलायम सिंह यादव ने विरोध किया, ऐसे ही अलग अलग समय पर विरोध हुआ था ना। विरोध कैसे होता है? ऐसे ही तकनीकी पहलू निकालकर होता है। और आप पॉलिटिकली जब इश्यू कर लेके जाएंगे तो एक लाइन की बात होगी, वो इससे नहीं होगा कि कब क्या कौन कर रहा था। एक लाइन की बात ये कि जो पिछले 30-40 साल से होता रहा, 2026 में जब सदन का विशेष सत्र आया, प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसको लागू करना चाहते हैं, सरकार ने सारी शंकाओं का समाधान किया, फिर भी विपक्ष उसके साथ नहीं खड़ा हुआ। तकनीकी पहलू पर बात होती रहेगी, मूल मुद्दा ये है। इसका कोई असर होगा? आपको लगता है कि अभी तक जो असर हुए वो नहीं हुए? नहीं, लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि सरकार अगर ये सवाल ये भी है ना सर, ये प्रेसिडेंस देखेंगे ना भाई, ये गैस की सब्सिडी छोड़ने जैसा नहीं है ना। नहीं, लेकिन ये तो और बड़ा है। आप नहीं, वो इसको उससे आप बड़ा जरा है, जाके महिलाओं से empowerment है। कहिए। नहीं, महिला नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि इतनी छोटी बात नहीं कह रहे हैं वो तो करने के लिए। बिल्कुल, ये तो इतनी बड़ी चीज है कि महिलाएं कहेंगे अच्छा हमको इतना बड़ा हिस्सा मिलने वाला था। आप सोचिए इस वक्त ही जो लोग टीवी देख रहे होंगे उनको क्या लगेगा कि हमारा हिस्सा किन पार्टियों ने रोक दिया। मैं तो कह रहा हूं कि जो वर्तमान महिला सांसद हैं उनको भी अपना भविष्य दिखाई दे रहा होगा कि भाई इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से नहीं तो कल उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से हमको लड़ने की हो सकता है, यहाँ टिकट नहीं मिले तो अगली बार वहां से टिकट मिल जाए। इतना असर होता महिला आरक्षण का महिलाओं के अंदर तो प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी 240 सीटों पे नहीं आ जाती कि 223 में पास किया
और सरकार ने पूरे लोकसभा चुनाव में उसको बुलाया कि महिला आरक्षण हम लेकर आए और 240 पे जाके टिक गई भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की इतनी इच्छा शक्ति है महिलाओं के लिए तो वो घोषित करे पीएम कि हम 543 पर 33% देने को तैयार है और हर हाल में महिलाओं को देंगे। ये भी घोषित कर सकते हैं ना कि हम देंगे किसी भी हालत में। मैं एक सवाल पूछूं आपसे, ये देश के सांसदों से ये देश के सांसदों को मैसेज है या देश को मैसेज है? देश को मैसेज है ना? एक लाइन बस बोल दूं, समीर जी एकदम दुरुस्त बात कह रहे हैं। 2023 में आपने किया, लेकिन 2024 में आरक्षण नहीं मिला। अगर आरक्षण मिला होता तो शायद 240 सीटें नहीं अटकी होती। उनको पता था मिलने की, बिल तो पास करा दिया, नहीं, मैं वही कह रहा हूं, बिल पास करा दिया। अब ये जो आरोप विपक्ष लगातार लगा रहा था कि ये तो ढकेल रहे, अब 29 भी नहीं करेंगे, इसीलिए ये लाया गया है। विपक्ष की मैसेजिंग तब सही थी, सत्ता पक्ष की मैसेजिंग आज सही है। दोनों मैसेजिंग कर रहे हैं, दोनों को अपना कॉन्स्टिट्यूंसी देखना है। और देश में चुनाव चल रहा है, मतलब तमिलनाडु सरकार बन जाएगी बीजेपी की, महिलाएं वोट देंगी। चुनाव क्या तो सर, चल ही रहा है। इसका मतलब तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बन जाएगी, महिलाएं जागरूक हो जाएंगी तो तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार बना देगी। ऐसे होता नहीं है। प्रधानमंत्री थोड़ी जी होता है। अपील करना एक वाजिब वजह है, उसका कोई मैं अलग तरीके से नहीं देखता। और प्रधानमंत्री जी की अपील का असर होता है तो ये 1969 के बाद दूसरा मौका होगा कि जब लोग अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट दें, जब वीवी गिरी के लिए इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव में किया था। अच्छा, लेकिन हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है वो पार्टी डेमोक्रेसी है। लेकिन वो अपनी ही पार्टी के अंदर अंतरात्मा की आवाज पर चुनाव करने के लिए बोल रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ अभी तक पार्टी डेमोक्रेसी चलती है। पार्टी डेमोक्रेसी का मतलब है कि जो पार्टी का विप है उसके आधार पर एमपीज वोट डालते हैं जी। कितना सही है कितना गलत है वो अलग इशू है, लेकिन 1969 के बाद जब 1969 में हो सकता है तो इस समय भी हो सकता है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम है। ये प्रधानमंत्री की एक एक्सरसाइज है जो मैं अच्छी एक्सरसाइज मानता हूं कि प्रधानमंत्री अपील कर दे अपनी तरफ से। वो पॉलिटिकल पार्टी से अपील कर रहे हैं, उन्होंने लिखा मैं सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं। हाँ, तो वो इसीलिए क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी जो है सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने थे। अगर इतनी इच्छा शक्ति थी तो भाई इसमें तो बहुत आज सारे आप चारों ने सवाल नहीं खाई क्या सुबह धैर्य बटी? नहीं, सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए ना। अगर आपको महिला आरक्षण की इतनी चिंता है तो आप सर्वदलीय बैठक बुला के कन्विंस करते कि भाई चलो मैं आप सबसे बात करता हूं। तो आपको पता है कि मैं कभी सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष के साथ खड़ी होती है क्या? किसी मुद्दे पर खड़ी होती है? कन्विंस करने के लिए नहीं, बट सर ऑल पार्टी मीटिंग तो बुलानी चाहिए। कल रिजिजू जी ने पार्लियामेंट में बोला कि मैंने सारे दलों को इनवाइट किया। पार्टी मीटिंग तो हर संसद के सत्र से पहले बुलाई जाती है, मानती है क्या? तो आंखों के लिए करनी पड़ती है सर। उन्होंने कहा मैंने हर पार्टी को बुलाया, कांग्रेस पार्टी के अलावा बाकी सब लोग मिलने आए, लेकिन वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं थी। बुलाया क्या होता है सर? ऑल पार्टी मीटिंग करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। सौरभ जी अभी एक और आ गया है, वो पढ़ दीजिए। एक और पोस्ट आ गया, एक मोदी जी की 1 मिनट पहले की पोस्ट है, वो जरा पढ़ दीजिए। मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में माँ बहन बेटी पत्नी, पढ़ दीजिए उसको। मैं सभी, ये अभी लेटेस्ट पोस्ट प्रधानमंत्री का, मैं सभी सांसदों से कहूंगा आप अपने घर में मां बहन बेटी पत्नी सबका स्मरण करते हुए अपनी अंतरात्मा को सुनिए। देश की नारी शक्ति की सेवा का, उनके वंदन का यह बहुत बड़ा अवसर है। उन्हें नए अवसरों से वंचित न करिए। यह संशोधन सर्वसम्मति से पारित होगा तो देश की नारी शक्ति और सशक्त होगी, देश का लोकतंत्र और सशक्त होगा। आइए हम मिलकर आज इतिहास रचें, भारत की नारी को, देश की आधी आबादी को उसका हक दें। पिछली पोस्ट में उन्होंने सारे राजनीतिक दलों से अपील की थी कि साथ दीजिए, इसमें वो सारे सांसदों से कह रहे हैं कि अपने घर में जितनी महिलाएं हैं उनको याद करके वोट कीजिए और साथ दीजिए। 1969 वाली अपील होगी ना, इंदिरा गांधी ने अपील की थी अंतरात्मा की। जबरदस्त राजनीति हो रही है इस पर। कदम मानता हूं। नेगेटिव सेंस में नहीं कहा, लेकिन जबरदस्त राजनीति हो रही है। जो दूसरी पोस्ट है ये वो पोस्ट है जिसको आप चाहे पॉलिटिकल रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के तौर पर देखें, इसको आप देश की महिलाओं का मन बदलने के तौर पर देखें, इसको आप देश की महिला सांसदों के, ऐसा नहीं है कि ये कह देने से कोई मन बदल, ठीक बात है कि पार्टी पॉलिटिक्स से आसान नहीं होगा कोई विप तोड़ कर जाए, वो संभव भी नहीं होता, लेकिन ये निश्चित तौर पर डिफाइनिंग मोमेंट तो समीर जी निकालें जरा, कितनी महिला सांसद है लोकसभा में प्लीज? 78 है। 14% है, 33 हो जाएंगी भाई, 78 ये भी समझिए आप। नहीं, 14% है ना, 33 तो फिक्स्ड होंगे। लेकिन क्या सरकार ने 33 जो भी तो हो बात सकते हैं अपील ना। की, मैं कह रहा हूं ये बहुत अच्छा कदम है प्रधानमंत्री का कि अपील करें राजनीतिक दलों से भी, सांसदों से भी, लेकिन क्या सरकार ने इतनी सीरियसली इस पूरी एक्सरसाइज को किया था?
इस बिल को पास कराने के लिए दरअसल पिछले कांग्रेस 15 दिन पार्टी में। को जरूरत या नहीं और है। अभी तक तो इस बात का ही जवाब नहीं दिया नहीं, नहीं, सरकार ने विजय कि जी, ऐसी नहीं, क्या आप कह जरूरत नहीं, पड़ी। क्या विजय आप- जी, अब विजय देखिए जी, सर, आप कह रहे हैं कि इसी लम्हे के लिए तैयार करने के लिए सब किया गया था। विजय जी, नहीं, इस स्ट्रेंथ के साथ, विजय जी, इस शिद्दत के साथ क्या सरकार ने महिला बिल को पास कराने के लिए सभी विजय जी, राजनीतिक विजय दलों के जी, साथ विजय जी, एक्सरसाइज की? नहीं माने होते कांग्रेस तभी तो पार्टी बनाते को हैं। तो आज जरूरत नहीं है प्रधानमंत्री ना। जी अब अपील कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि लोग नहीं माने। कांग्रेस मानी पार्टी को जाते तो फिर बात क्या थी? कांग्रेस पार्टी को तो जरूरत है नहीं। माता जी भी हैं, बेटी भी हैं, तो उनका तो पूरा रिप्रेजेंटेशन 2/3 है। अखिलेश जी की पत्नी है ही वहां पे, तो मतलब उन्होंने अखिलेश तो जी की भी आरक्षण जरूरत दे नहीं रखा है महिलाओं को। नहीं, आरक्षण नहीं दे रखा है, देखिए, अपने घर के लिए अरे आरक्षण देखिए, दे आप थोड़ा रखा सा थोड़ा देखिए, दोनों प्रधानमंत्री के पोस्ट हमने पढ़ दिए। एक बात ये आप कुछ अच्छा कह रहे कदम है, मैं समझता हूँ। किरेन रिजिजू ने सदन में कहा और ये उस पे पोस्ट भी किया है कि आई पर्सनली रीच्ड आउट, मेट लीडर्स एंड इनवाइटेड ऑल पार्टीज फॉर डिस्कशन। ये कह रहे हैं सबसे मेरी बात भी हुई है, बहुत से लोग मेनी रिस्पॉन्डेड एंड अटेंडेड कांग्रेस डिस्पाइट रिपीटेड मैंने रिक्वेस्ट। वो आप पढ़ रहे हैं, मैंने तो बयान सुना है वो, मैं इसीलिए but कह वो रहा ऑल हूं। पार्टी मीटिंग नहीं थी। वो ऑल पार्टी मीटिंग नहीं है ना। थी, लेकिन जो जिसमें वो कह रहे हैं कि जिस मीटिंग के लिए बुलाया किरण रिजिजू उसमें बुलाएंगे। कांग्रेस नहीं आई। सारे दल मिले, उनसे वो कह रहे हैं कांग्रेस को छोड़ के बाकी लोग मुझसे आकर बाकी लोग मिले। हाँ, पार्लियामेंटी अफेयर मिनिस्टर सुने तो थोड़ी है, ऑल मैं पार्टी में प्राइम दूसरी मिनिस्टर बात कह रहा हूं। बुलाते हैं। देखिए, आरोप शुरुआत से ऑपोजिशन ये भी लगा रहा था कि ये हम कि पहले तो ये सत्र जो है, इससे पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाओ और इलेक्शन 4 मई के बाद जब नतीजे आ जाए उसके बाद बुलाओ। उसके बाद पहले ऑल पार्टी मीटिंग, सरकार ने उसके इस बाद बात का सत्र जवाब बुलाएगी। नहीं दिया ना। सरकार ने इलेक्शन के बीच में 3 दिन चुने, तो अपोजिशन ने कहा ये चुनावों को इफेक्ट करने के लिए, बंगाल में लाभ लेने के लिए। लेकिन फिर इसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा कि फिर बीजेपी ने ये माना हुआ था कि तमिलनाडु में हम चुनाव हार रहे हैं, मतलब एनडीए चुनाव हार रही है। बंगाल में फायदा होता तो तमिलनाडु में तो नुकसान होता ना, नॉर्थ साउथ डिबेट का। नहीं, तमिलनाडु को लेकर क्या किसी के मन में कोई और भी नहीं, बात है? भाई एनडीए है वहां पे, एआईएडीएमके है। एक बात तो ये, मतलब लेकिन दूसरा ये बात विजय जी की सही है। क्या इस पूरी एक्सरसाइज को उतने जोर लगा, जैसे ये सरकार काम करती है किसी विषय पे, उतनी शिद्दत से उतना जोर लगा के इसको मनाओ, उसको मनाओ, कैसे भी पास कराओ, क्या वो सब कुछ किया गया था या बस अंत में अंतरात्मा की आवाज पे ही छोड़ना था? ये तो बात है ना। नहीं, देखिए, अब इसको दोनों तरह से कह सकते हैं। इतने दिनों से जब ये बिल आया है, जब से ये लाने की बात कही गई अमेंडमेंट, तब से क्या प्रधानमंत्री से लेकर और जितनी पार्टी के, अगर हम किरण रिजिजू को ठीक है संसदीय कार्य मंत्री के नाते अगर वो सबसे बात कर रहे हैं, तो क्या उसको उस रीच आउट के तौर पर नहीं देखेंगे? क्या उसको उस बातचीत के तौर पर नहीं देखेंगे? बिल्कुल देखें, नहीं। देखें, संविधान देखें, संशोधन मना बिल पर प्रधानमंत्री यदि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाते तो मैं नहीं समझता कि मैं एक सरकार बात, ने देखिए, इसे मैं एक बात गंभीरता से कहता लिया है। हूं, देश, कल भी हमने कहा था, देश से जब धारा 370 खत्म होनी थी, उसकी कहानी में दोबारा जाएंगे तो समय लग जाएगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार ने वो मैनेज किया था, वो उसके वोट जिस तरीके से मैनेज किया था, वो अप्रत्याशित था। नहीं, वो अप्रत्याशित था। अब हर बार चीफ विप गायब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता ना। मैंने अच्छा किया, आपने उसको बता दिया। डिटेल नहीं बताना अच्छा किया, चाहता। बता दिया। हर बार चीफ विप किसी पार्टी का गायब हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें सरकार ने कैंपेन की, सरकार के ऊपर चूंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि वो तो टाल देना चाह रहे हैं, 29 में भी नहीं कर रहे हैं, असली ये मसला, असली शब्द एक आपने लाइन की इस्तेमाल बात। कर दिया। मैं सवाल में पूछ रहा हूं कि कैंपेन, हाँ, कैंपेन है, ये कैंपेन ही तो नहीं है, बिल्कुल कैंपेन है, क्योंकि सरकार के खिलाफ एक कैंपेन थी कि वो टाल रहे हैं। चुनाव का कैंपेन तो नहीं है। नहीं, चुनाव, नहीं, देखिए, नहीं, इसको नहीं, नहीं। समझिए आप, मैं फिर कह रहा हूं, इसको जब ये सरकार बहुत पता गंभीर नहीं- थी, इसलिए चुनावों नहीं, के नहीं, बीच में ये ये अच्छा, ये कैंपेन बताइए, नहीं है। एक मिनट, सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी 23 है, अब ये में, विपक्ष जैसा पर अभी निर्भर बकौल करता है। समीर जी ने कहा, 23 में ला दिए वो, तब तो 24 में 240 रह गए, और एक आज कारण लाएंगे समझाइए। तो तमिलनाडु और बंगाल जीत लेंगे। एक कारण समझाइए कि ये चुनावों के बीच में जब संसद का सत्र भी अक्सर टाल दिया जाता है, उसके बीच में विशेष सत्र बुलाने की जरूरत क्या है? और सरकार अगर इसको बिल को पास कराना चाहती थी, चलिए सर, मैं तो बजट में सरकार देखिए, का मैं तो कमिटमेंट दिखाता हुआ है। मैं तो डेविल्स एडवोकेट हूं, प्रधानमंत्री इनसे अपनी सभाएं छोड़ करके। हाँ, बाद में तर्क, आप कुछ लॉजिक दें तो मुझे सवाल पूछना पड़ेगा ना। तो ऐसा मैं उनसे पूछा, आपसे पूछता हूं, ये कुछ भी कर लेते, ये साथ दे देते क्या? कौन? कांग्रेस पार्टी साथ दे देती? नहीं, ये उनको तय करना, इसमें साथ देने से क्या जरूरी? कोई आपके कहने से या सरकार के कहने से थोड़ी, वो अपना तय करेंगे। उनको अपना राजनीतिक भविष्य देखना, कि मान लो नहीं करेंगे लोग, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, नुकसान उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। आप तो, मैं कल से जो डिबेट चल रहा है उसकी रोशनी में पूछ रहा हूं ये आप सवाल। अपनी- मैं ये कह रहा हूं जब कि उन्होंने ये सरकार कह को- दिया सरकार कि को ये सीटें नहीं काम- बढ़ाओगे, विजय जी, डिलिमिटेशन नहीं करोगे, विजय जी, सरकार को ये काम करना चाहिए जो आज अपील किए, तो क्या दे देंगे वोट? नहीं कि तो फिर इसका मतलब सरकार को अपनी एक्सरसाइज तो करनी चाहिए थी ना। भाई आज हम बहस करते हैं कि प्रधानमंत्री ने तो सर्वदलीय बैठक भी बुला ली, सबसे बात कर ली, क्या विपक्ष के नेता से प्रधानमंत्री ने बात की है? सदन के 2 विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा और लोकसभा में, क्या सरकार ने बात की उनसे?
क्या सर्वदलीय बैठक में देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के साथ सरकार ने बात की? आप कहेंगे कि नहीं, माने नहीं है। सर्वदलीय बैठक होती है और राहुल गांधी दिल्ली में रहते हैं और उसमें के बावजूद भी भाग नहीं। सर्वदलीय हम कह तो रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं वो, लेकिन वो एक औपचारिकता है, ज्यादा है, उससे हल तो कुछ होता नहीं। सर्वदलीय बैठक होती है लेकिन राहुल गांधी गायब हो जाते हैं, वो केरला भी नहीं जाते हैं, दिल्ली में भी रहते हैं, इसके बावजूद सरकार की चिंता की बात नहीं है। मैं कह रहा हूं छोड़ देने की बात कर रहे हैं, ये भी ठीक समीर जी नहीं कुछ बोल रहे कैसे हैं, तंज गए? इसका असर होगा समीर जी, पहले तो बताइए। नहीं, इस चुनाव में तो मुझे लगता है कोई असर नहीं पड़ने वाला है। मेरे चुनाव ने इस अपील का असर नहीं, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि पार्टी पॉलिटिक्स में कोई अपनी पार्टी की विचारधारा को नहीं इतना, और 2 4 6 8 10 का होता तो फिर भी माना जाता। 67 वोट लोकसभा के अंदर और 23 से ज्यादा वोट राज्यसभा के अंदर ऐसे रातों रात नहीं बदले जाते। कितनी आत्माएं बदल जाएंगी? बिल्कुल, जो जाग जाएंगी वो बदल कितनी जागेंगी? जो जागृत आत्माएं होंगी वो। लेकिन ये तय है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये ट्वीट बता रहा है कि अगर ये बिल गिरता है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग सड़कों पर उतरेंगे। नहीं, ये अपील सौरभ, ये अपील अपने आप में कहानी कह रहा है कि सरकार को भरोसा नहीं है बस कि वो तो नंबर नहीं है, क्लियर है ना? ये अपील क्यों आती, नंबर होते तो? ये तो कल तय हो गया था ना, कल जब वो बिल मूव करने में सरकार के पास बहुमत नहीं था। आप समझ रहे हैं, जितने सरकार को वोट मिलने चाहिए थे वो वोट नहीं मिले कल ही बिल को मूव करते वक्त। अभी तो बिल पास कराने का बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप सरकार को पार्लियामेंट्री प्रोसेस को सीरियसली वो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। सर कल से हम भी कह रहे हैं नंबर नहीं है, नंबर हमें ज्यादा देखना है कि 292 से कितना ज्यादा आता है। मजा तब भी आता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले 292 आ जाए सर नहीं, 292 तो जरूर आएंगे सर, लेकिन उसका तो तब भी आता सर कि नंबर तो पूरे होंगे या नहीं होंगे। समीर जी, समीर बिल तो ग्रे एरिया वाला हिस्सा ही खत्म हो गया, आप तो सीधे ग्रे एरिया से इस बिल पास कराने में तब भी मजा आता है कि प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी से मिलने घर चले जाते समर्थन मांगने। हाँ, क्या बात, सोनिया गांधी के घर चले जाते प्रधानमंत्री मोदी समर्थन मांगने, अखिलेश यादव के घर चले जाते कि मैं आपका समर्थन ले रहा हूं, देश की आधी आबादी के लिए मैं आपके घर आ रहा हूं समर्थन मांगने के लिए। तब लगता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने सोनिया गांधी के घर गए, अखिलेश यादव के घर गए, ममता बनर्जी को फोन किया, उनसे कहा कि मैं बंगाल आपसे मिलना चाहता हूं, समर्थन करे। स्टालिन को फोन करते हैं। अब मैं दूसरी बात कहता हूं आपसे, मैं आपको क्योंकि अब ये सब इतनी चीजें जुड़ जाएंगी ना, इसी सब वजह से इधर राहुल गांधी के साथ अच्छे दृश्य, खरगे जी के साथ अच्छे दृश्य, एक चीज सब वजहों से। अब चूंकि प्रधानमंत्री ने अपील की है तो ऐसा नहीं, अब तो सब सारे सांसद तो पार्लियामेंट में हैं, लेकिन लोग तो देख ही रहे हैं, लोगों का ही दबाव होता है अपने नेताओं के ऊपर। क्या कल से जो हुआ है, जो ये पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए इसके पीछे की, इनकी मंशा चुनाव में फायदा लेने की थी, वो किस वजह से नहीं कर रहे, इसका समर्थन, दोनों सारी बातें भूल जाइए, फैक्ट पे आ जाइए। ये काम जब भी होना है, मैं तो जब भी शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, 29, 34, 40 जब भी करना है, प्रक्रिया यही है, प्रोसीजर नहीं बदलेगा, यही प्रक्रिया रहेगी। किसी सेंसस पे तो करोगे, किसी सर्वे, किसी जनगणना पे तो करोगे, सीटें इन्हीं सीटों पे 540 पे नहीं दोगे, यही नेता तैयार नहीं होंगे। कौन तैयार होगा इनमें से कि मेरी सीट महिला रिजर्वेशन पे दे दो? सीटें बढ़ानी ही पड़ेंगी, सीटें बढ़ाओगे तो डिलिमिटेशन करोगे, कोई भी सरकार हो वो करेगी, प्रक्रिया नहीं बदलेगी। फिर आज क्यों नहीं? सवाल फिर यह कि जब यही प्रक्रिया है तो फिर आज क्यों नहीं? उसका एक ही उत्तर है, 2029 टू 2029। ऑपोजिशन को लगता है कि यह काम अगर अभी इस गवर्नमेंट ने किया तो इसको 2029 में लाभ मिलेगा, और वो 2029 गुजर जाने देना चाहते हैं। अब मेरे में कहीं कोई कमी एकदम स्पष्टता है। और इसके आगे जैसे सरकार को लग रहा था 2023 में कि 2024 में जीत ही जाएंगे, इसके आगे की बात विपक्ष को लग रहा है 240 पे, 29 में 200 पे आ जाएंगे। अभी पास मन दो करिए, पास हो गया तो कह रहा हूं भाई, अगर ये तो एक पॉलिटिकल जेस्चर है, इसमें कोई ऐसा जीत जाना होता, कोई बहुत सीरियस इशू की बात नहीं। आपने जो बात कही यही प्रोसेस चलेगा, लेकिन कन्विंस करने का एक तरीका होता है। देखिए ना, आप 1996 में आप सोचते थे क्या, लेकिन 2023 में बिल पास हो गया ना, तो ये एक प्रोसेस होता है, कन्विंस करना होता है, माहौल भी अलग अलग होता है। जैसे जनता का माहौल बनेगा तो सरकारों में दबाव आया, पॉलिटिकल पार्टीज में भी दबाव आया। आज आप सोच लीजिए कि ओबीसी को लेकर या जो कोटा विद इन कोटा पर कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि देश भर का दबाव बना कि भाई पहले इस बिल को पास कीजिए। राहुल जी के बोलने का समय भी हो रहा है। हाँ सर बोलिए, आप उनसे पहले बोलिए। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि कोटा विद इन कोटा की बात नहीं की, अखिलेश यादव ने किया, मुस्लिम आरक्षण की भी बात की, ओबीसी की भी बारे में बात की, और तेजस्वी यादव ने भी इस पर स्टेटमेंट दिया है, अन्य पार्टियां भी इसके बारे में बात कर रही हैं। तो ऐसा नहीं कि बात नहीं हुआ, हाँ उतनी गंभीरता से दबाव नहीं बनाया। दूसरी बात जो सौरभ कह रहे थे कि भाई आखिर कब आप करना चाहते हैं? आपने क्या मान लिया है कि उत्तर भारत में कभी आप जीत ही नहीं सकते हैं? क्या आपने मान लिया है कि आप लोकसभा चुनाव में जीत करके आप सत्ता में आ ही नहीं सकते हैं? और
कल जाकर के आते हैं और कल जाकर के आप कहते हैं कि नहीं, इस महिला आरक्षण बिल में हम इतनी सीटों की संख्या बढ़ा देते हैं और डिलिमिटेशन करते हैं, आप उम्मीद कैसे करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपके साथ आकर के खड़ी हो जाती? एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2029 में सरकार नहीं बनाती है, जिसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। राहुल गांधी जब तक जीवित हैं, जब तक हैं राजनीतिक तौर पर एक्टिव हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मान करके चलिए। फिर भी मैं कह रहा हूं कि यदि आपको लगता है, आप कह रहे हैं कि भाई डिलिमिटेशन से हमको परेशानी है, तो डिलिमिटेशन से क्यों आपको परेशानी है? क्यों नहीं डिलिमिटेशन होना चाहिए? जब 75 करोड़ की जनसंख्या थी, आज 150 करोड़ की जनसंख्या हो गई है, और फिर भी कह रहे हैं कि हमको डिलिमिटेशन से परेशानी है, और आप कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन हो जाएगा तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। गजब तर्क है भाई। अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा। Unconstitutional किसी ने कहा ये वो कह रहे हैं कि ये लोग उसमें ये फायदा बिल उठाएंगे। ही ला रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी कहा और गया। जिन लोगों को ये चिंता है कि ये भी 75 कहा। करोड़ की आबादी 100-150 करोड़ हो गई, तो उनको ये भी चिंता होनी चाहिए कि 110 करोड़ की आबादी पे मत डिलिमिटेशन किए जब 150 करोड़ हो गए। तो नहीं, मैं तो सर इसका ये क्या लॉजिक हुआ सर? मतलब 75 करोड़ पर चलते रहते नहीं, 100 जो चिंता 150 करोड़ की कर रहे हैं वो 150 करोड़ पर ही चले ना भाई, तो जो 110 करोड़ पर क्यों चल रहे हैं? अरुण जेटली आप कैसी बातें करते हैं? आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अरे सर वो काम पूरा तो हो। कैसे हो? जब आपकी चिंता 150 करोड़ की है तो 150 करोड़ पे कीजिए डिलिमिटेशन, कौन मना कर रहा है? सर प्रोपोर्शनेट तो वही हो रहा है ना, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ये कोई भी तो वो तो नियम 75 करोड़ पर भी वही होगा। मैं कह रहा हूं कि Proportionate तो इस तरह 75 करोड़ की पर भी वही स्क्रूटनी होगा। होती तो कोई कभी हो ही नहीं पाता। 1976 से जस का तस है, क्योंकि इंदिरा गांधी उत्तर भारत के राज्यों में हार रही थी, इसलिए उनको लगा कि ठीक नहीं है। फिर उसके बाद अटल जी को लगा कि अरे ये बवाल हो जाएगा, दक्षिण के राज्यों में हो जाएगा। ऐसे तो फिर कुछ होगा ही नहीं। ऐसे तो देश में आप सारी संवैधानिक प्रक्रिया रोक दीजिए, लोकतंत्र रोक दीजिए। दक्षिण के राज्यों पर उस समय की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार खड़ी थी भाई। देश को साथ रखना बहुत जरूरी होता है। तो साथ रखना ही तो है ये। अरे साथ भाई, रखने का मतलब कि देश को रोक दिया साथ जाए। रखने का मतलब है उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में बांट देंगे। ये कोई देश को साथ अरे मैं रखने विजय से एक की सवाल तरीका है? अभी आपने कहा ये कि 2026 के सेंसस पे करा लो, तो 2026 के सेंसस के बाद भी विदाउट डिलिमिटेशन हो जाएगा क्या? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ डिलिमिटेशन मैं तो फिर आपकी बात से delimitation सहमत हूं बहाना कि मैं तो पहले ही आपकी बात से सहमत हूं कि डिलिमिटेशन तो होना ही है। वो आज हो, कल हो, परसों हो, जब भी होगा। जब 850 हो जाएगी तो बिना डिलिमिटेशन के नहीं होगा। फिर मैं कह रहा हूं सर, जब यही सरकार डिलिमिटेशन करेगी तो फिर आज वाले डिलिमिटेशन पर इतना बवाल क्यों है? नहीं, मैं तो इससे सहमत ही नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं कोई भी सरकार रहे, डिलिमिटेशन का प्रोसेस वही चलता है, और सब पॉलिटिकल पार्टी जो छोटा मोटा इसका मतलब यह है कि ऑपोजिशन भी मानता है कि अगर नए सेंसस के बाद डिलिमिटेशन करा के करना है तो 2029 में तो नहीं मिलता ये। हाँ, ये है। फिर ये कार्रवाई 2029 में पूरी नहीं हो पर मैं सकती। सरकार विपक्ष के इस रुख से सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो प्रोसेस वैसे के वैसे ही चलता है। बड़ा सीधा सा है। 29 में होगा तो मई में चुनाव होना है। मई का मतलब ये हुआ कि मार्च अप्रैल से शुरू हो जाएगा। मार्च अगर ये मान लें तो क्या ये संभव है कि 2027 के बाद से आप शुरू करें, एक साल में खत्म कर लें? ये संभव नहीं है। वो तो तभी हो पाएगा जब अभी होगा, इसी वक्त होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जो कहा जा रहा है कि क्यों इस वक्त बिल, इसीलिए इस वक्त लाया गया है 2029 में लागू करना है, तो आज आपको ये करना ही पड़ेगा। जो नहीं चाहते हैं वो विरोध कर रहे हैं। ये 15 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 15 दिन कह ले या 15 दिन आगे कह ले, चुनाव से पहले वाले 15 दिन 15 दिन आगे कह ले या 15 दिन पीछे एक चले, भी ऐसे दिन तो हर चूक वक्त सवाल होगा। एक भी दिन चूक नहीं, है। ऐसे तो हर वक्त सवाल होगा भाई। हाँ सर, मतलब 2023 में सरकार नीम बेहोशी में थी। हाँ। अभी जाके आ गया ना, 2029 में लेके आना है। 2023 में तो आपने प्लान किया नहीं कि 2029 में लाना है। 2023 में भी कर आपके सकते दिमाग थे। में होता तो 2023 में लेकर आते कि 29 में हरार में लेकर आना है। अब अचानक नींद से जाग गए कहने अब हमको 29 में ही देना है, तो हम उसको 29 में लागू करेंगे। भाई आप देखो पहले ये तारीख देखिए में सर, आने से देखिए आते ना। दोनों पक्षों से कहा जा सकता है, छोड़े इधर उधर की बात, दोनों पक्षों से ये बातें कही जा सकती हैं अगर ये गंभीर हैं तो। सरकार गंभीर है, देना है, अपने लोगों को 543 मनाइए, में दे दो। 543 पे दीजिए। हाँ। ऑपोजिशन से तुमको अगर तुम गंभीर हो, बाद तुम में आ भी जाओ प्रक्रिया 850 यही है, हाँ। तो आ जाओ साथ में। अगर तुम जो कहते हो सच है कि हम साथ में, ये तो ठीक साथ में आ जाओ। सौरभ, ये ज्यादती है। 75 करोड़ पर आपने तब डिलिमिटेशन किया था। आज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो जनसंख्या है वो 48 लाख है। सर वही बात जो अभी वो कह रहे थे, फिर कभी तो करोगे। एक यूरोप के एक छोटे से देश के बराबर है, अफ्रीका के एक छोटे देश के मैं बराबर समझ नहीं पा रहा हूं, विधानसभाओं के ऐसे सीटें बदल जाती हैं जैसे सब कह रहे हैं इसके बीच में होता ही नहीं। उसमें कौन सा साइंटिफिक नियम लागू होता है? कांग्रेस इतने सालों से सब करती रही, तब तक सब ठीक था। समझा नहीं किस विषय अरे पे? विधानसभा का परिसीमन, हाँ। सीटें बदल जाती। जाने कितनी सीटें 2008 के बाद बदली हैं? कौन कर रहा था वो? और कमाल की बात यह है कि ये कहां तक जा रहे हैं मोदी विरोध में।
मोदी विरोध में महिला विरोध कर रहे हैं, मोदी विरोध में यहां तक जाते हैं कि दो कार्यकाल के बाद अब प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। आजकल नया विचार आया, नेहरू जी थे तो कहते थे क्या कब आया? ये नया है अरे मार्केट आप में। देख नहीं रहे, लोगों को लग रहा है कि मतलब अद्भुत है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं ये महिला विरोधी मानसिकता का सवाल है। ये नहीं चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले, एक लाइन की बात है। आप ये कह के नहीं कर सकते कि आज क्यों, कल क्यों, परसों क्यों। ठीक है, मान लिया भाई भाजपा की नीयत नहीं थी, 2023 में लाए, नहीं कर पाए, लेकिन आज अगर वो ला रहे हैं तो आपको एक लाइन की बात है कि इसका विरोध करना है या समर्थन कर रहा है। इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है पूरा का पूरा मामला ही। और ये कैंपेन इसी तरह से चलेगी। मतलब 2023 में सरकार की नीयत नहीं थी कि ये बिल को नहीं, एग्जीक्यूट नहीं, किया नहीं, जाए नहीं, लगा रहा था ना। भाई 2029 सरकार की नियत नहीं थी तो फिर 2023 में वो बिल लेकर क्यों आती? आप ये जरूर कर ऑपोजिशन की सकते नियत हैं। नहीं थी तो उसने वोट क्यों दे दिया? नहीं, अपोजिशन को वो पता था कि जब तक सेंसस नहीं होगा 2029, वही तो कह रहे थे कि 2024 में लागू कर दीजिए। सर थोड़ा हिस्ट्री पढ़िए, सर- राज्यसभा में कांग्रेस ने ना इस बिल को पास करवा दिया था। सर कब? थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लीजिए। सर लेकिन लेकिन नहीं, नहीं, लोकसभा नहीं, में लाने नहीं, का नहीं, साहस नहीं, नहीं कर पाई। नहीं, 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 सर मुझे- हिस्ट्री बता रहा हूं। इनको हिस्ट्री लोकसभा में बताना नहीं, बहुत सर, जरूरी है। लोकसभा में लाने का साहस नहीं कर पाई। इनको अब तो हिस्ट्री प्रोफेसर बता- साहब की नहीं, ईगो का सवाल है। इनकी हिस्ट्री बताना आवश्यक है कि जब सदन ये सेशन लैप्स करने वाला होता था तब ये बिल लेकर के आया करते थे। ये कांग्रेस की नियत थी। राज्यसभा बिल का देवगौड़ा मतलब- देवगौड़ा राज्यसभा के समय बिल क्यों नहीं पास करने सपोर्ट का मतलब क्या होता किया? है? देवगौड़ा के समय क्यों नहीं वो सपोर्ट अगले किया में था? आ सकता है। मेरी क्यों बात नहीं? सुनिए, राज्यसभा के अंदर बिल पास करने का मतलब क्या होता है कि कोई चाहे उस बिल को खत्म नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट्री प्रोसेस समझते हैं आप तो? अरे विद्वान आदमी भाई, हैं। नहीं, बिल्कुल है सर, ये सब समझते हैं। कौन- राज्यसभा कौन मना कर रहा है? बंद नहीं होती, खत्म कौन नहीं मना होती, ये कर रहा सब है? जानते हैं सर। लेकिन लेकिन आपको- लोकसभा में नहीं ला पाई ना। नहीं, सुन लीजिए। क्यों लाई थी कांग्रेस राज्यसभा में? सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए। कभी कांग्रेस की नियत नहीं थी महिला आरक्षण लागू करना, कभी नहीं थी। वो इसकी घनघोर विरोधी रही। एक नहीं जाने कितने दृष्टांत है बाकायदा उसके, मतलब उसके जिसको बाद कहते तो जब राज्यसभा में यूपीए सरकार पास सर करती है, यूपीए राज्यसभा सरकार में की बात पास नहीं, हो जाने की का बात मतलब ये नहीं होता है कि वो पास हो गया है और वो हमेशा के लिए परमानेंट हो जाता है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ बिल तो पास हो गया था, वो जाकर के क्या हुआ, एब्सोल्यूट वीटो में मर गया वो बिल, क्योंकि पॉकेट वीटो में रख लिया गया था, उसमें बिल भी खत्म नहीं हुआ, नई लोकसभा आ गई सर थी। अब एक देखिए, ऐसा है, ऐसा थोड़ी होता है कि सर, वो हमेशा परमानेंट के लिए रह जाता है। सर ऐसा है। अब इस पर एक हमें भी एक पोजीशन तो लेनी पड़ेगी ना, जैसे नहीं, वहां आप लोगों को मत- पोजीशन लेनी है, हमें पोजीशन लेनी सर मैं आपको मैं तो एक लाइन में बोल अपने अपने पोजीशन आप लोग, हम लोग सब अपनी डिक्लेयर करें हमारी पोजीशन क्या है। आप अपना डिक्लेयर मैं करूंगा, हम तो अपना मैं डिक्लेयर करूंगा, कर दे रहा हूं सबसे मैं पहले। करूंगा। मैं निजी तौर पर किसी भी व्यवस्था में आरक्षण को अंतिम हथियार मानता हूं। मेरा मानना है कि आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए और ना हो आरक्षण तो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन भारत के समाज ने जिन चीजों को, बहुत सी चीजों को दिया, उसमें महिलाओं का आरक्षण उनको ड्यू नहीं मिला। अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पत्नी, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माताजी, उनको लोकसभा राज्यसभा के लिए भेज देते हैं, सामान्य महिला को 33% टिकट नहीं दे सकते। वो लड़की वो लड़ सकती वाली कहां गया भैया? क्यों नहीं दिया सब में? हिमाचल में, तेलंगाना में 50% क्यों नहीं दे दिया? इसका मतलब ये कि 33% आरक्षण इसी रास्ते से आ सकता है। मैं इसके पूरी तरह से पक्ष में हूं कि तुरंत लागू होना, अभी पास हो, अभी पास होना चाहिए, ऐसे ही, इसी एकदम ऐसे ही पास होना चाहिए, बिल्कुल पास होना चाहिए। ठीक, सर आप बता दें। मैं आरक्षण को पहला कदम मानता हूं, आखिरी कदम नहीं मानता। किसी भी समाज के किसी भी हिस्से को पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए सबसे जरूरी है। मैं इसको सबसे जरूरी कदम मानता हूं डे वन से, कि जब भी होगा। और 33% रिजर्वेशन एक कंप्लीट रिजर्वेशन जैसा होता है। यदि आप स्टडी पढ़ें सोशल स्टडीज को, डेवलपमेंटल स्टडीज को, कि जो महिला, जैसे SC ST का रिजर्वेशन, इसका एक बड़ा उदाहरण है। SC ST का रिजर्वेशन जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया और जो 50-75 साल में हुए, उस समाज को बहुत आगे आने का मौका मिला। ठीक बात क्योंकि है। पॉलिटिकल से, पार्लियामेंट्री से, सरकार में से जब तक नहीं होगी तब तक नहीं होगा। मैं इस बिल के 100% समर्थन में हूं। जो भी छोटी मोटी तकनीकी दिक्कतें हो उनको छोड़कर इस बिल को पास कराना चाहिए। मैं इसके नहीं, आज ही और इसी सूरत में, आज भी इसी सूरत में, इसमें कर दे पास। सूरत में मैं कह रहा हूँ 543 पर भी हो नहीं। तब भी एक बार पास ये होना चाहिए, ये डे वन से। और आपको मैं याद दिलाऊं 1996 से मैं इस बिल भाई पर लीजिए, काम कर रहा हूं। इतनी बहस हो रही थी इस बात पर। नहीं, मैं तो बिल के विरोध में कभी ये नहीं तो रहा। मैं तो ये बना- बात विजय जी ने भी कह दिया पास कर दें इस यार बार। एक लाइन अब बोल नहीं, जरूरी बात ये आखिरी कह रहे हैं, मैं इसको पहला कदम हम मानता हूं। लोगों की बहुत लड़ाई होने के बाद जैसे हम लोग मान गए, ऐसे ही विपक्षी पार्टियों को प्रधानमंत्री जी से लड़कर और उसके बाद कहना चाहिए कि भाई हम इसका समर्थन करते हैं, आगे लड़ लेंगे। ब्रेक ले लेते हैं। नहीं, नहीं, समीर जी का भी नहीं, रुख अभी मैं समझ नहीं पाया हूं। समीर जी भी पोजीशन अपनी बताएंगे सर पास की। होना चाहिए, बिल के तो फेवर में हो सर। आज ही हाँ, आज पास ऐसे होना ही चाहिए, बिल्कुल पास होना आज चाहिए। ही ऐसे ही
देखिए सर, अभी yes और no का ही कैसी था। बात है प्रोफेसर दूसरी बात होकर के कैसे अरे वो ऐसे बात बोले? आप बाद में बोले खूंटा बांधने खूंटा गाड़ेंगे वही आज ही बाकी पास किंतु हो। परंतु करे आज ही पास बिल्कुल होना। पास होना चाहिए ठीक है, बस खत्म चलिए। चार लोग सहमत हैं इस बात से। बहुत बढ़िया।